हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। साथियों, आज 18 सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे हम। साथियों, आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे रेलिवेंट न्यूज़ थी जिसको हमने कवर करने का प्रयास किया है और अच्छे अच्छे आर्टिकल भी थे। हम सब एक एक करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज की न्यूज़ जो है उसमें बताया गया कि केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जगह पर आतिशी जो है नई सीएम बनने वाली है। तो छोटी सी न्यूज़ है। और साथ में एक और न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अभी बुलडोज़र एक्शन को 1 अक्टूबर तक के लिए क्या किया, फ्रीज कर दिया, मतलब रोक दिया है कि 1 अक्टूबर तक अभी कोई बुलडोज़र एक्शन नहीं होगा किसी टाइप का भी। तो ये है एक छोटी सी न्यूज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ है जो हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट साथियों, यहाँ पर कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, हमें ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसे प्लेसेस पूछ लिए जाते हैं कि ये किस रीजन में है और किस कंट्री के साथ विवाद में है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डेमचौक एंड डेपसांग। इसके अलावा और कुछ नाम हैं जिन्हें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप गलवान है, आप जानते हैं गलवान वैली। उसके बाद पेंगोंगसो जो झील है, पेट्रोलिंग पॉइंट PP17, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया। ये सभी नाम आप लोग माइंड में ध्यान रखेंगे कि ये जो है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के क्षेत्रों में पड़ता है। ये बेसिकली लद्दाख रीजन में पड़ता है और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ईस्टर्न लद्दाख का, उन एरियाज में ये सभी प्लेसेज है। तो आपसे पूछे जा सकता है डेमचौक और डेपसांग प्लेन, ये ध्यान रखेंगे आप जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का मैप खोलकर उसमें ये प्लेसेस ढूंढ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वाड समिट के बारे में। यहाँ पर बताया गया कि क्वाड समिट में मोदी विजिट करेंगे। तो क्वाड के बारे में देख लेते हैं। क्वाड में कौन से वो 4 देश शामिल है। तो साथियों, क्वाड में US यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल है। आपको क्वाड का ध्यान रखना है कि कौन से देश शामिल है। साथियों, एक न्यूज़ और 2+2 जो होती है वो अगर भारत और अमेरिका के बीच होती है तो कौन से 2 मिनिस्टर के बीच होती है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। साथियों, एक हिस्टोरिकल प्लेस है रापा नुई जो अभी न्यूज़ में बना हुआ है और ये बताया गया है कि ये जो है अभी चिली के अंतर्गत आता है और पैसिफिक ओशन में पड़ता है मेनली ये। और ये वोल्केनिक आइलैंड है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है रापा नुई। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ की अपनी ट्रेडिशनल आबादी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और जो यूरोपियन सेलर्स थे वो यहाँ पर पहुँचे, जिसके कारण रिसोर्सेज का दोहन हुआ और ये धीरे धीरे समाप्ति की कगार पे गया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जैसे 15 मोराई, ये बहुत फेमस है यहाँ पे। जो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते थे काफ़ी भारी भारी, उन पर वो ह्यूमन टाइप स्कल्पचरिंग करते थे। तो आप ध्यान रखेंगे जो मोआई है वो रापा नुई जो आइलैंड है उसके अंतर्गत है और ये रापा नुई आइलैंड पैसिफिक ओशन चिली के अंतर्गत अब आता है। पॉलिनेशिया क्षेत्र कहते हैं उसको। तो काम का एलिमेंट में बस इतना ही है हमारे लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं आर्टिकल पेज पर। फर्स्ट आर्टिकल है द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। साथियों, यहाँ पर जो ऑथर है शैलेश कुमार, वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो डेथ पेनल्टी होती है यानी कि किसी भी क्राइम से रिलेटेड अगर जब मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है तो यह उचित नहीं है। मतलब इन्होंने जो पूरे आर्टिकल में एक समराइज वे में कहें तो इन्होंने उसका विरोध किया है और खंडन किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें धीरे धीरे उन चीज़ों को तलाशना चाहिए जिससे मूल समस्या का ख़त्म हो, ना कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए डेथ पेनल्टी लगाएं। यहाँ पर इन्होंने शुरुआत किया है जो अभी वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा जो ट्रेजिडी हुई थी उससे रिलेटेड इशू को एड्रेस करने के लिए बंगाल में एक बिल लाया गया था जिसका नाम था अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। आप ध्यान रखेंगे अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल जो है ये वेस्ट बंगाल लेजिस्लेशन में पेश किया गया था। तो इसके अंतर्गत मृत्युदंड की ही सज़ा थी। जो रेपिस्ट हैं इनके लिए या सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं क्राइम के, उसमें इसमें डेथ पेनल्टी की बात की है। तो यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि इस बिल में जो है
3 कानूनों में भी संशोधन की बात की गई थी। जैसे भारतीय न्याय संहिता, आपको पता है अब इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता में बदल चुका है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहीं, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का, इनमें क्या करने की मांग करता है, अमेंड करने की मांग करता है ये बिल। तो यहाँ पर ऑथर ये बता रहे हैं कि इसमें ये सुधार करने होंगे। लेकिन जो ये बिल है अपराजिता वाला, इसको गवर्नर ने प्रेसिडेंट के विचार के लिए भेज दिया है। आपको पता है कि ये गवर्नर के पास पावर होता है कि वो राज्य की किसी भी बिल को फाइनली साइन करने से पहले वो अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रेसिडेंट के पास बिल को रेफर कर सकता है। तो ये बिल अभी प्रेसिडेंट के पास गया हुआ है। यहाँ पे बताया गया कुछ डाटा दिया गया है कि जिसमें 2022 में जो NCRB है, पता है आपको, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो 31,516 रेप केस बताता है इंडिया में। 2022 का आंकड़ा है ये, जो कि काफ़ी कंसर्निंग डाटा है। नियरली 4 ईच आवर, मतलब कि 1 घंटे में बताया गया कि 4 केसेज इस टाइप के हैं, जिसमें 248 केसेज जो है वो मर्डर है विद रेप या गैंग रेप। इस तरीके का डाटा है। इसमें कुछ राज्य दिए गए हैं जो अभी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब टॉप लिस्ट में यहाँ पर है, जो कि ठीक नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कुछ ग्लोबल डाटा पे। यहाँ पे ऑथर बात कर रहे हैं कि जो डेथ पेनल्टी है वो कैसे कैसे दुनिया में लाई कर रही है, तो उनको देखते हैं हम। सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा बताया गया है कि उनके फिगर से कि जो 2023 के अंत तक में लगभग 3/4 जो देश थे उन्होंने डेथ पेनल्टी को जो है अपने कानून से क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये 3/4 2023 तक का बताया जा रहा है। साथ में बताया गया 112 कंट्रीज जो है उन्होंने कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया डेथ पेनल्टी लॉ से। सभी क्राइम, मतलब किसी भी प्रकार का क्राइम हो उसमें वो मृत्यु दंड की सज़ा वहाँ नहीं मिलती है। वाइल 144 कंट्रीज, मतलब जो 144 देश है वहाँ पे भी बताया गया कि डेथ पेनल्टी जो है प्रैक्टिस में अब नहीं रही है। जबकि यहाँ पर बताया गया कि जो 55 देश अभी भी हैं वो अभी भी डेथ पेनल्टी को रिटेन कर रहे हैं, उनके लॉ में अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि जो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के देश है उसमें भूटान और नेपाल, यही 2 कंट्री है जिन्होंने डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर चुके हैं। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो कंट्री है इन्होंने अभी भी मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा हुआ है, ये बताया गया यहाँ पे। एक और डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रोजेक्ट 39A है उनकी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अकेले भारत में 120 डेथ सेंटेंस, मतलब जो मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी, ये रजिस्टर्ड थी। तो ये आंकड़ा दिया हुआ 120 थी। हालांकि ये बताया कि देयर वर नो रिकॉर्डेड एग्जीक्यूशन, मतलब फांसी दी नहीं गई थी किसी को, लेकिन ये डेथ की सेंटेंसेस सुनाई गई थी। हो सकता है आगे दिया जाए। तो यहाँ पर ऑथर ये बता रहे हैं। साथ में हम और देखते हैं आगे। यहाँ पर बताया गया कि जो BNS है, जो कि इंडियन पेनल कोड का नया रिफॉर्म कानून है हमारा, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं, लेकिन बताया गया कि इसमें जो है 12 से 18, मतलब और भी क्राइम को डिफाइन करके और भी ऑफेंसेज पनिशेबल बना दिया गया है, जो कि 12 से 18 जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, संख्या बढ़ा दी गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहले 12 के टाइप के ऑफेंसेज में डेथ पेनल्टी थी, अब 18 टाइप के ऑफेंसेज में दिया जा सकता है। साथ में यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि पहले जब जस्टिस वर्मा कमेटी ने कुछ दिया था रिकमेंडेशन, उसको सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि माना नहीं। उन्होंने डेथ सेंटेंस को आवश्यक नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि जो ये डेथ सेंटेंस है ये कोई प्रकार का विरोध या प्रतिरोध नहीं करते क्राइम के बीच में, और ना ही ये रोक पाते हैं किसी प्रकार के अपराध या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस को भी रोक नहीं पाते। तो इसीलिए उन्होंने डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने डिड नॉट कंसिडर दोज रिकमेंडेशन। ये ऑथर बता रहे हैं क्योंकि ऑथर यहाँ पर डेथ पेनल्टी का विरोध कर रहे हैं। फिर आगे बताया इन्होंने कि हमें क्या करना है, किस तरीके से रास्ते पर बढ़ना है। इसको लेकर इन्होंने बताया है कि हमें विक्टिम सेंटर्ड, जो भी पीड़ित होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक प्रोसीजरल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। साथ में उन्होंने एक चीज़ और दिया है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, एजुकेट द सन टू प्रोटेक्ट द डॉटर। इस प्रकार की पॉलिसी को इन्होंने बताया है कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इसको समाज से जो पैट्रियार्कल नोशन है उसको ख़त्म करने के लिए कार्य करना चाहिए। इसके लिए फैमिली, कम्युनिटी
और जो राष्ट्र है उसको ये समझना होगा कि फीमेल केवल बॉडी के रूप में उसे नहीं देखा जाना चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर ये जो बात कही है, बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इसी मुद्दे को एड्रेस करने के लिए कहा गया है कि हम इन मुद्दों पर बात करें। डेथ पेनल्टी इसका अंतिम समाधान नहीं हो सकता कभी भी। आप आगे देख सकते हैं, द death penalty is the safest escape route from accountability as it does not burden the state with the hard work of reforming the police, prosecution, judiciary and supportive survival। यहाँ पे बताया गया कि जो डेथ पेनल्टी है वो सबसे सुरक्षित रास्ता है जिम्मेदारी से बचने का राज्यों का, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो है सारी जिम्मेदारी से बच जाते हैं और जो पुलिस है, जो प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी के जितने सपोर्ट है वो क्या करते हैं, जो सर्वाइवर है, जो भी पीड़ित है उसका भी सपोर्ट हासिल कर लेते हैं जब वो डेथ पेनल्टी ऐसी सज़ा दे देते हैं। तो लेकिन अंत में ये समाज से जो ये मेन प्रॉब्लम है ये नहीं जाती है, क्योंकि डेथ पेनल्टी दे दिया तो हम सभी के सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं कि हाँ व्यक्ति को सज़ा मिल गई, लेकिन उसके पीछे का कार्य नहीं किया जाता है। इस बात को लेकर ऑथर यहाँ पर चिंतित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्या किया जाना चाहिए, एविडेंस बेस्ड इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग बाय द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर। उन्होंने कहा कि जो साक्ष्य आधारित सूचना पर नीति निर्माण का निर्धारण किया जाना चाहिए और राज्यों और केंद्र हर जगह पे ये डाटा का प्रयोग करते हुए काम करना चाहिए। साथ में उन्होंने लास्ट में यही बात दोहराई है दोबारा से कि देयर इज नीड फॉर पब्लिक एंड जुडिशियल अवेयरनेस कैंपेन डिबंकिंग द मिथ ऑफ द डेथ सेंटेंस। उन्होंने कहा कि जो ये प्रकार का जो मिथ बना हुआ है उसको तोड़ने की आवश्यकता है कि ये जो है डेथ पेनल्टी जो है वो रिडक्शन इन VAWC मतलब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के वायलेंस में ये कम करता है, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसकी बजाय हमें किस पर देना चाहिए कि जेंडर इक्विटी पर ध्यान देना चाहिए, जो कि प्राइवेट स्फीयर फैमिली से लेकर पब्लिक स्फीयर तक होना चाहिए, रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग डेथ पेनल्टी मतलब इन चीज़ों पर काम करना चाहिए, ना कि हमें डेथ पेनल्टी जैसी चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पनिशमेंट अलोन कैन नॉट चेंज सोसाइटी, जो सज़ा है वो अकेले समाज को बदलाव नहीं ला सकती। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था डेथ पेनल्टी से रिलेटेड, आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम लेने वाले वो है डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडियन इकोनॉमी स्वीट स्पॉट। साथियों यहाँ पे जो आपको पता होगा कि भारत की जो जनसंख्या है उसमें अधिकांश जनसंख्या युवाओं की है, जिसमें कि औसतन आयु 28 वर्ष है। हमारे भारत की मुख्य आबादी में जो युवाओं की आबादी है वो सबसे अधिक है, 63% जो इसमें पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा में 63% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज से रिलेटेड है और मीडियन एज जो अभी चल रहा है वो 28 ईयर चल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी भी है, तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ऑथर जो बताना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेनली डेमोग्राफिक एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं। जो हमारा डेमोग्राफिक जो जनसांख्यिकीय है उसमें जो हमारी एक 63% से भी अधिक जनसंख्या जो है कार्यबल में है, उस डेमोग्राफी का हम कैसे डिविडेंड ले सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं। तो इस पर कार्य करने के लिए ऑथर यहाँ पर कुछ बातें कह रहे हैं, देखते हैं हमको एक एक करके। यहाँ पर सबसे पहले ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही हो, लेकिन मोर स्टेप आर नीडेड टू हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड के क्षेत्र में हम कम काम कर रहे हैं, तो उसके लाभ लेने के लिए हमें सारा प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया है कि सेंटर तो अपने लेवल पर काफ़ी काम कर रहा है जिससे कि वो इन्हांस कर सके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। काफ़ी सारे इंसेंटिवाइज की बात की गई है, बजट के स्पीच में देखा गया है। तो प्रोडक्टिविटी और फैसिलिटी मार्केट को करने के लिए काफ़ी सारे सेंटर काम कर रहा है, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टेट है उनको लेकर चिंता व्यक्त की है कि क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कंसर्न द स्टेट विच इज़ वेयर द एक्शन इज नाउ, मतलब स्टेट में ही प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए स्टेट को भी आगे आकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया कि बोथ नीड टू वॉक लॉक स्टेप टू ब्रोडन एंड डीपन रिफॉर्म, मतलब केंद्र और राज्य दोनों को साथ में मिलकर विकास के कार्यों में आगे बढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है 2023-24 का वो भी बताता है कि जो भारत में डिक्लाइन कर रहा है कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, जबकि कैपिटल टू लेबर रेशियो बढ़ रहा है, मतलब कि जो पूंजी उत्पादन रेशियो अनुपात है वो कम हो रहा है, जबकि पूंजी श्रम अनुपात बढ़ रहा है, क्योंकि श्रम हमारे यहाँ पे अधिक है। ऐसा यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2024 में भी बात की गई है।
साथियों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अरविंद पनगड़िया जो है वो इकोनॉमिस्ट है और चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन के, मतलब 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है वो अरविंद पनगड़िया है, आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने भी अभी जो फिक्की की मीटिंग हुई थी, जानते हैं आप फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वहाँ पर ये बात कही थी कि जो कैपिटल लेड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भारत के लिए आदर्श नहीं है, मतलब आइडियल नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या है, श्रम ज़्यादा है, तो हमें श्रमिक लेबर इंटेंसिव होकर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर काम किया जा सकता है। एमएसएमई सेक्टर के बारे में ऑथर यहाँ पे बताए हैं। साथ में हम कुछ और डाटा देख लेते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो है 45% ऑफ द वर्क फोर्स टू बी एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर, यानी हमारे कार्यबल का 45% जो है वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, जबकि उसकी जो भूमिका है हमारे जीडीपी में वो कितना है, मात्र 18%। ठीक है, इसको आप कोट करने के लिए मेंस में भी ध्यान रखेंगे और अन्य पीसीएस एग्जाम्स में भी आपके लिए रेलिवेंट है। फिर यहाँ पे बताया कि हम ये आबादी तो संलग्न है ही है जीडीपी एग्रीकल्चर में, लेकिन बताया गया कि इसके अलावा हमें ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए कि एक बड़ी आबादी जो है वो अनऑर्गेनाइज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो कि अबाउट 19% ऑफ द वर्क फोर्स भी है। और अगर हम उस पर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए काम करें तो वो बेटर रिजल्ट भी दे सकता है, और बताते हैं कि वो सफ़र कर रहा है अभी कम उत्पादकता से। ये जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लो प्रोडक्टिविटी बनी हुई है, इसको लेकर ऑथर यहाँ पर चिंतित व्यक्त कर रहे हैं। साथ में बता रहे हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें एड्रेस करना होगा देयर एस्पिरेशन फोकसिंग ऑन हाई ग्रोथ पोटेंशियल सेक्टर, जो भी पोटेंशियल वाले ऐसे सेक्टर हैं जिस तेज़ी से वृद्धि कर सकते हैं उन पर हमें काम करना पड़े, जैसे खिलौने हो गए, अपैरल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, ये सब क्या है, लेबर इंटेंसिव कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का एक ग्रुप है। तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि लेबर इंटेंसिव जो भी फैक्ट्रीज होते हैं, जो भी कंपनियां होती हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना है, ताकि उनकी जो लो प्रोडक्टिविटी है वो क्यों बनी हुई है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी बने और उसका रोल ज़्यादा बने, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव है तो वो जॉब भी प्रोवाइड करा सकता है। साथ में यहाँ पर जो ऑथर एक सबसे बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारे देश में जो यूथ है या फिर जो भी हमारी डेमोग्राफिक है उसमें सबसे बड़ा जो कमी है देखने को मिल रहा है वो है स्किल्ड लेबर की कमी। वह यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ने खुद ही हाईलाइट किया था कि जो 4.4% ऑफ द वर्कफोर्स है इन द एज ऑफ कोहट 15 से 29 साल के बीच जो लोग हैं मेनली, क्योंकि ये शुरुआती स्टेज में यहीं पर देखा जाएगा कि वर्कफोर्स इसी से इंक्लूड होता है वो चला जाता है, वो क्या है 4.4% ही मात्र है जो कि फॉर्मली औपचारिक रूप से स्किल्ड है, कौशल प्राप्त है। मतलब आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी आबादी जो है वर्कफोर्स का उसमें अनस्किल्ड है, 4.4% ही मात्र स्किल्ड है, जो कि बताया गया कि ह्यूज कंसर्न, काफ़ी चिंता का विषय है। और इन्होंने बताया कि लेबर सरप्लस एंड स्किल शॉर्टेज, मतलब लेबर अधिक है जबकि कौशल की कमी है। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास नहीं है। इसको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हमें पब्लिक पीपीपी मॉडल, आप जानते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको आगे बढ़ाना होगा और ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा भी हमें करनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बताया। साथ में उन्होंने NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत बताया कि एक अच्छा प्रयास किया गया है कि उसमें कौशल विकास के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि एक बेहतर यूथ को स्किल्ड बनाने के लिए जो कदम उठाए गए थे वो सारे दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ऑथर ने बताया कि ये बार बार समय समय पर इसका रिव्यू किया जाना चाहिए, अपडेटेड होते रहना चाहिए। लास्ट में ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि gainfully employing a large young and aspirational population is not easy, but it is a far better challenge to have than dealing with an aging one with its attendant economic and societal implications। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम यूथ को एक बेहतर रोजगार के रूप में ढालें और डिविडेंड प्राप्त करें। ये एक चैलेंज हो सकता है, इट इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ फार बेटर चैलेंज, मतलब ये उस चैलेंज से अच्छा है जिसमें कि हम बहुत बड़ी वृद्ध आबादी के आर्थिक और सामाजिक जो निहितार्थ है उनको सामना करें। मतलब वो कहना चाहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी आबादी जो हमारे ऊपर आने वाली है उसका जो चैलेंजेस होगा वो कहीं इससे ज़्यादा बड़ा होगा, इसीलिए हमें इस चैलेंज का फेस करना ज़्यादा अच्छा रास्ता होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमोग्राफिक्स से रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल था
जिसमें इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथियों, ये नेक्स्ट आर्टिकल जो 3 मिलिशिया के बारे में यहाँ पर है, इसमें हमें डे टू डे की गाजा में क्या चल रहा है इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो इजराइल है वो बताया गया कि 3 मोर्चों पे युद्ध कर रहा है। तो 3 मोर्चे वो कौन से आपको पता है कि अभी सबसे पहले तो फिलिस्तीन में हमास से लड़ रहा है, और फिर आपको पता है कि अभी यमन के हौती विद्रोही है तो हौतियों से भी उनकी लड़ाई चल रही है। साथ में जो लेबनान में हिजबुल्ला ग्रुप है उस पे भी लड़ाई चल रही है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। हिजबुल्ला, हौथी और हमास, ये 3 मिलिशिया ग्रुप से अभी इजराइल लड़ रहा है। इनके कंट्री आपको ध्यान रखना है क्योंकि मैचिंग में पूछा जा सकता है कि हमास कहाँ, फिलिस्तीन, हौथी यमन, हिजबुल्ला लेबनान, इन 3 फ्रंट पे इजराइल अभी संघर्षरत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं साथियों। एक और अच्छा आर्टिकल है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, इसको भी हम देखते हैं। India's heavy reliance on coal remains a concern with clean energy accounting for only 22% of the electricity mix। यहाँ पर बताया है कि जो भारत है अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब जो है कोल पर निर्भर है, जो कि एक चिंता का विषय है। और हमारे जो स्वच्छ ऊर्जा का जो साधन है वो मेनली 22% ही है। तो आप समझ सकते हैं कि 78% के आसपास अभी भी क्लीन एनर्जी के लिए हम स्वच्छ ऊर्जा नहीं है हमारे पास, हम कोल या किसी और अन्य सोर्स का उपयोग करते हैं। तो हमारे 2030 तक के टारगेट को प्राप्त करने में ये सब बैरियर बन सकते हैं। और कैसे कैसे मुद्दे आएंगे इस पर ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि हीट स्ट्रेस, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, ये सब हमारे लिए चैलेंजिंग होने वाले हैं। मैनेजिंग वेस्ट, इन्हांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी, तो ये सारे मुद्दे हैं जो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि इंडिया इज हाईली वनरेबल टू हीट स्ट्रेस, और हो सकता है कि बहुत जल्द इसका सामना भी करे। हीट स्ट्रेस उस लेवल की हीट को पार कर जाना होता है जिसमें ह्यूमन सर्वाइवलिटी लिमिट्स, मतलब मानव सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है उस गर्मी में। तो बताना चाह रहे होता है कि ये गर्मी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है? तो इसके लिए इन्होंने बताया कि जो शॉर्ट लिव्ड सुपर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इन तीनों का इन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बताया। कार्बन डाइऑक्साइड भी मुख्य तौर पे जिम्मेदार है, लेकिन इन्होंने बताया जो कम समय में अधिक प्रभाव छोड़ते हैं ऐसे पोल्यूटेंट्स पर भी हमें देखना होगा। तो इसको लेकर ही ऑथर बता रहे हैं स्पेशली मीथेन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि मीथेन जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहा है वैश्विक तापमान को बढ़ाने में। तो ऑथर यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर कुछ और हमारे काम के लिए लिखा हुआ है, जैसे द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट। आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु और परिवर्तन और साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेज, जो वैश्विक तापमान था, इनको कम करने के लिए एक बाध्यकारी मूवमेंट था। तो उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही एक किगाली अमेंडमेंट हुआ है जो 2016 में हुआ था। और ये किगाली आपको पता होना चाहिए कि रवांडा की राजधानी किगाली है, वहाँ पर एक संशोधन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही, जिसमें कि एफ गैसेस को मतलब कम करने और ख़त्म करने के लिए बात की गई थी। एफ गैसेस जिसमें कि HCF, HFC ये सब होते हैं ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो मेनली जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है वो किगाली अमेंडमेंट से उसको डाला गया है कि उसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये उम्मीद की गई है कि जो 21वीं शताब्दी का जो इस शताब्दी का जो लास्ट होगा वहाँ पर हम कम से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है हम हीट को कम कर पाएंगे। एक्सपेक्टेड बताया गया है यहाँ पर एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब इस सेंचुरी के अंत तक हम ये आधा डिग्री सेल्सियस कम कर पाएंगे इस एफ गैसेज का उन्मूलन, मतलब कह सकते हैं कि हम ख़त्म करके अगर हम इनका उत्सर्जन एमिशन रोक दे तो। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि जो ए न्यू ट्रीटी लेड बाय द US, यूरोपियन यूनियन और चाइना, इसमें इन्होंने क्या दिखाया कि 2030 तक जो है वो इनका कॉरपोरेट कमिटमेंट हुआ है। किसको लेकर? रिड्यूस मीथेन। आपको ध्यान रखना है कि ये कॉरपोरेट कमिटमेंट है, ना कि नेशन का। मतलब इन देशों में जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो बड़े बड़े, वो क्या करेंगे, मीथेन एमिशन को बिल्कुल नियर जीरो पे ले आएंगे 2030 तक। तो ये भी आपके लिए रेलिवेंट है, आप ध्यान रखेंगे। साथ में क्लीनिंग द एयर विल रिक्वायर 5 क्रिटिकल चेंजेस। यहाँ पे बताया कि अगर हमें वायु को स्वच्छ रखना है तो
5 मुख्य चुनौतियाँ उसमें हमें काम करना होगा। साथ में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ में हमें इन्वेस्टिंग करना होगा क्लीन एयर के लिए, और इंटीग्रेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमें एक साथ एकीकृत करना होगा। डाटा ड्रिवन इंटरवेंशन करना होगा, जो डाटा से आधारित लेवरेजिंग होते हैं उसको काम करना होगा। साथ में हमें रिकॉग्नाइजिंग क्लीन एयर एज ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें ये मान्यता देनी पड़ेगी, अधिकृत करना पड़ेगा कि जो अगर आर्थिक वृद्धि होती है उसका जो मेन ड्राइवर है वो क्लीन एयर है, ऐसा मानना पड़ेगा हमें। ये ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, फास्टर डिकार्बनाइजेशन एंड एडॉप्शन ऑफ लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रेफ्रिजरेटर्स एज पर द किगाली अमेंडमेंट्स। आप देख सकते हैं किगाली अमेंडमेंट्स पे फिर से बताया गया कि जो किगाली अमेंडमेंट्स है उसके अंतर्गत ही हमें डिकार्बनाइजेशन और एडॉप्शन करना पड़ेगा ऐसे चीज़ों का जो लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखते हैं, जो हाई ग्लोबल वार्मिंग करते हैं उनको हमें त्यागना होगा और क्रूशियल स्टेप उठाना पड़ेगा कि जिससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो अधिक ना हो। साथ में उधर यहाँ पे लास्ट में ये बता रहे कि ये हमारे लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बन पाया, ये बहुत ही दुखद बात है। इन्होंने बताया कि पूरी तरह से इग्नोर किया गया कि क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में, जबकि ये उस समय पे चुनाव हो रहे थे जब बहुत सारा हीट के कारण बहुत सारे देश में ऐसे लोग देखने को मिले थे जिनकी डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग सफ़र हुए थे इस वोटिंग पीरियड में। तो यहाँ पे बताया गया कि ये भी एक काफ़ी जो समय बीता है उसमें हमने एक मिस कर दिया एक अपॉर्चुनिटी। इस पर हमारे यहाँ हमारे देश में जो है ग्रीन पार्टी टाइप का कुछ नहीं है, इंडिया लैक्स ए ग्रीन पार्टी, मतलब यहाँ पर क्लाइमेट का मुद्दा डेमोक्रेसी में उभरता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। इस तरीके की बात यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। ये हमारे एनवायरनमेंट सेक्टर से रिलेटेड आर्टिकल था जो कि बेहतर था, अच्छा था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। साथियों ये छोटी छोटी न्यूज़ है कि हमारा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट कम हो गया है जबकि गोल्ड का इंपोर्ट हमारा डबल होता जा रहा है। ये आप डेली न्यूज़ पढ़ने के दौरान भी देख सकते हैं। मर्केंटाइज जो वस्तुओं का जो हम निर्यात करते हैं वो मेनली घटता जा रहा है, वो 9.3% तक आ गया, ऐसा करके यहाँ पर दिखा रहा था। साथ में हम यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ और है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो बाकू है अजरबैजान की राजधानी, वो अभी COP29 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। तो COP29 जो है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, आपको पता होगा UNFCCC जो यूनाइटेड नेशन का फ्रेमवर्क है क्लाइमेट कन्वेंशन को लेकर, वो प्रत्येक वर्ष होता है। तो 2024 का जो है COP29 वो बाकू अजरबैजान में होने वाला है। और यहाँ पर जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के जो मुद्दे होते हैं इस पर विश्व के सभी देश बैठक करते हैं, यानी एक प्रकार से ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट PCS एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो न्यूज़ दी गई है वो इतना बताया गया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल एंड गैस मेकअप अबाउट 35% ऑफ अजरबैजान GDP। जो अजरबैजान की जो GDP में जो 35% योगदान है वो उसका राजस्व जो है तेल और गैस के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं। साथियों ये हमने कल भी बताया था कि जो EU की चीफ है वो इन दिनों अभी न्यूज़ में बनी हुई है, तो पूरी संभावना है कि इन पर सवाल पूछा जा सकता है। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपनी नई टीम बनाई है अगले 5 सालों के लिए। तो इसमें बताया गया कि जो महिलाओं को है काफ़ी भूमिका इन्होंने दिया है लीड रोल के लिए, इस पर बात की गई है। साथ में आपको पता है कि बुडापेस्ट में ओलंपियाड चल रहा है चेस का, आप ये भी ध्यान रखेंगे। साथियों जो अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसके अंतर्गत भारत जो है चाइना को हराकर 1-0 से जीत चुका है। इसके बारे में यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल विद अ फाइटिंग 1-0 विक्ट्री ओवर होस्ट चाइना। आपको ध्यान रखना है कि ये हॉकी का खेल था। इसके अंतर्गत अभी चाइना में जो हुलुनबुई शहर है वहाँ पर ये हुआ था फाइनल। इसमें इंडिया जो है चाइना को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को जीत चुका है, आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।